सवालों का जवाब और जवाबों से सेहत तक का सफर लिए मैं डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ माय एक्सपर्ट डॉक्टर के संडे स्पेशल क्वेश्चन आंसर सेशन में, जहां हम आपकी सेहत से जुड़े सवालों का एक्सपर्ट जवाब देते हैं ताकि आप दीर्घायु और निरोगी रहें। और आज का वीडियो देख के तो आपको मजा ही आने वाला है। सबसे पहले तो उन सभी लोग का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन लोगों ने आज के वीडियो के लिए क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन पे दिए थे। मानना पड़ेगा एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस है। इनके लिए वीडियो बनाते बनाते तो मुझे ही मजा आ गया। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि हर आदमी की जिंदगी में जो भी मेजर सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम्स होती है ना, उसका आंसर आपको आज के वीडियो में मिल जाएगा। इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो चाहे आपने आज के वीडियो में क्वेश्चन पूछा है या नहीं पूछा है, बट फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना अंत तक ध्यान से देखिएगा। नहीं तो कम से कम क्वेश्चन सर्च कर लीजिए कौन कौन से हैं। मैंने टाइम स्टैम्प्स तो ऑलरेडी लगा ही दिए हैं, तो जो भी क्वेश्चन आपके रिलेवेंस का लग रहा है वो आप जरूर देखिए। साथ ही साथ जैसे ये वीडियो खत्म होता है, फटाफट से आपके जो भी ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिए। मैं उनको भी अगले वीडियो में इंक्लूड कर लूंगी। तो चलिए फिर बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये कब्ज की तकलीफ के बारे में थोड़ी जानकारी दें। कहा था ना मैंने, सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। कब्ज की तकलीफ से आज के डेट में कौन परेशान नहीं है? तो मेरी क्लिनिक में जितने भी पेशेंट्स आते हैं उसमें से 70% लोगों को कब्ज की तकलीफ तो रहती ही रहती है। वो चाहे किसी भी दूसरे प्रॉब्लम के साथ आए हो, हेल्थ इश्यूज के साथ आए हो, पर कब्ज तो निकल ही आता है। पर आश्चर्य की बात बताऊं, बहुत से लोगों को आज तक नहीं मालूम है कि कब्ज के लक्षण क्या होते हैं। उनको पूछो तो वो कहते हैं कि हाँ, पेट पूरा साफ होता है, पर फिर जब एक एक बारीकी में क्वेश्चन पूछते हैं तब निकल के आता है कि अरे मुझे तो कब्ज है। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूंगी कि कब्ज होता क्या है। तो अगर हफ्ते में 3 बार से कम आप मोशन पास कर रहे हो, या आपको मोशन पास करते समय ताकत लगानी पड़ रही है, या संडास आपको कड़ा कड़ा हो रहा है, सुबह पेट साफ करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से मजा नहीं आया है, आपको थोड़ा बहुत रह गया है, किसी चीज को लेने के बाद ही आपको मोशन पास होता है, जैसे चाय कॉफी वगैरह हो गया, उसके बिना आपको मोशन पास नहीं होता, या तो पेट अक्सर फूला फूला लगता है, तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हो तो आपको कब्ज की तकलीफ है। तो अब इस तकलीफ को अगर आपने जल्दी जल्दी ठीक नहीं किया तो क्या क्या हो सकता है? पाइल्स हो सकता है, बवासीर जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, एनुअल फिशर हो सकता है, हेमोरॉइड्स हो सकते हैं, रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है, फीकल इंफेक्शन हो सकता है, सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। अब ये लिस्ट आपने देख ली, अब आपको समझ गया होगा कि आपको कब्ज की तकलीफ है कि नहीं, और अगर है तो फटाफट से पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए। मैं आपको सोल्यूशन देने वाली हूँ, वो लिख के रख लीजिए और उसको तुरंत फॉलो करना शुरू कर दीजिए ताकि आपकी जिंदगी कब्ज और दवाइयों के बीच में झूलती न रह जाए। तो सबसे पहले एक इंसान को एक दिन में 25 से 30 ग्राम फाइबर खाना चाहिए। 5 से 6 प्लेट आपको फल या सब्जियों के लेने पड़ेंगे। अगर आप इतना लेते हो तो आपके दिन का 25 ग्राम का फाइबर का कोटा पूरा हो जाएगा। पर अगर आप हाउसलाइट हो, बैचलर हो, अपने खाने का ख्याल खुद नहीं रख सकते, या खाने का ख्याल रखने वाली अभी तक नहीं आई है, मेस के सहारे आपकी जिंदगी कट रही है, तो आपको ईसबगुल की शरण ले लेनी चाहिए। रात को सोने से पहले ले लीजिए, आपका पेट सुबह सुबह मस्त साफ हो जाएगा। इसके साथ साथ रिफाइंड की जगह होल ग्रेन लेना शुरू कर दीजिए। दूसरा, पानी की कमी बिल्कुल होने नहीं दीजिए। कम से कम शरीर में 2 से 3 लीटर पानी जाना चाहिए, और कुनकुना पानी जाए तो और अच्छी बात होती है। तीसरा, सब कहते हैं फिर भी आप करते नहीं हो, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपको एक्सरसाइज या वॉकिंग तो करनी ही चाहिए। चौथा, एक फिक्स रूटीन रखिए। सुबह सुबह उठने के बाद संडास जाना है तो जाना है। पूरे दिन में कभी सुबह कर रहे हो, कभी दोपहर को कर रहे हो, कभी शाम को कर रहे हो, तो कभी आपका पेट सही तरीके से साफ नहीं होगा। इसलिए अगर सीवियर कब्ज की प्रॉब्लम नहीं है तो सुबह उठने के बाद जाइए, और अगर सीवियर कब्ज की प्रॉब्लम है तो नाश्ते के बाद जाइए, क्योंकि जब आप कुछ खा लेते हो तो शरीर में गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जनरेट होता है जो पेट साफ करने में आपको मदद कर सकता है। पांचवा, संडास रोकने की अगर आदत आपको है तो वो आदत आज ही बदल डालो, क्योंकि जितना आप उसको रोकोगे उतना वो डायलेट होगा, और इंटेस्टाइन का जो प्रेशर है, जो समझ के आपका दिमाग आपको रिफ्लेक्स देता है कि अब संडास जाना है, अब मोशन पास करना है, वो भूल जाएगा। इसीलिए जब आपको ऐसा लगे कि मोशन पास करना है तब चले जाइए। छठवा, खाना बहुत कम मत खाइए। अगर बहुत कम खाना खाओगे तो आपके जो बोवल्स हैं, जो मोशंस बनता है, जो फीकल मैटर बनता है, वो प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगा, और प्रेशर जनरेट नहीं करेगा तो आपको मोशन पास नहीं होगा। सातवां, चूरन चटनी की जगह, लैक्सेटिव्स की जगह होम रेमेडीज का यूज कीजिए, जैसे कि आप जीरा धनिया का पानी पी सकते हो, बड़ी सौंफ का पानी पी सकते हो, इसके साथ साथ चिया सीड्स वगैरह ले सकते हो। ये सारी चीजें इंटेस्टाइनल मूवमेंट को प्रमोट करती हैं और मोशन की रेगुलरिटी को मेंटेन करती है, कब्ज की तकलीफ से आपको आराम देती है। और आठवां और सबसे महत्वपूर्ण, इंडियन टॉयलेट की शरण में चले जाइए। अगर आपको कब्ज की तकलीफ है तो वेस्टर्न टॉयलेट आपको दुश्मन बन सकता है। जब हम उकड़ू होकर संडास करने के लिए बैठते हैं तो हमारा रेक्टम का जो एंगल रहता है एकदम सही रहता है और इजीली आपका मोशन पास हो जाता है। इसीलिए इंडियन संडास को प्रेफर कीजिए। वेल, बेसिक रेमेडीज तो मैंने आपको कब्ज के लिए बता दी है, इनको आप फॉलो करोगे तो कब्ज की तकलीफ से आपको काफी हद तक आराम मिल जाएगा। पर फिर भी अगर इसको डिटेल में समझना चाहते हो और पूरा आराम पाना चाहते हो बिना दवाइयों की शरण लिए, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने डिटेल में कब्ज की सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताए हुए हैं। इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये सवाल जो है
ये तो हर आदमी के दिमाग में आता होगा कि आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल है, जो हमारा चेहरा रकून की तरह दिखता है, इसका हम क्या कर सकते हैं, डार्क सर्कल को कैसे भगाएं। वेल, सबसे पहले ये समझिए कि डार्क सर्कल आपकी आंखों के चारों तरफ घर बनाकर बैठा क्यों है। तो सबसे पहला तो है लाइफस्टाइल। अगर आप स्ट्रेस में जीते हो, नींद आपकी अच्छी नहीं होती और मोबाइल में ही आंखें गड़ा कर बैठे रहते हो, तो डार्क सर्कल तो होगा ही होगा। दूसरा, कुछ लोगों के जेनेटिक्स में ही ऐसा होता है कि उनको डार्क सर्कल बहुत जल्दी हो जाते हैं और उम्र के साथ साथ भी डार्क सर्कल बढ़ते हैं। कुछ लोगों में मेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और हाइपर पिगमेंटेशन के कारण आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं। चौथा, बहुत ज्यादा धूप में जाने पे भी डार्क सर्कल बढ़ सकते हैं। पांचवा, अगर आपकी आंखों के चारों तरफ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है तो ब्लड क्लॉग होने के कारण भी आपको डार्क सर्कल दिख सकते हैं। छठवा है डिहाइड्रेशन और सातवां है कुछ तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे कि विटामिन B12, आयरन, विटामिन K, विटामिन C, विटामिन E, प्रोटीन। इन सारी चीजों की कमी से भी आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। तो अब इनको ठीक कैसे किया जाए? सबसे पहले आपको कोल्ड कंप्रेशन देना पड़ेगा, मतलब आपको आइस पैक्स लगाने पड़ेंगे अपने आंखों पे। 10 से 15 मिनट के लिए आप लगा सकते हैं। दूसरा है खीरे के स्लाइसेस, दोनों तरफ लगा लीजिए और 10 से 15 मिनट तक छोड़ दीजिए। तीसरा है टी बैग। टी बैग लगाने से भी आपकी आंखों में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, जिसके कारण से डार्क सर्कल जा सकते हैं। चौथा है एलोवेरा जेल। रात को सोने से पहले आंखों के चारों तरफ लगा लीजिए और सुबह निकाल के साफ कर लीजिए। और पांचवा और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है कि आप बादाम का तेल लीजिए, शुद्ध बादाम का तेल लीजिए। मार्केट में सेंटेड आता है, वो मत लीजिए। तो शुद्ध बादाम का तेल लीजिए और उसमें विटामिन E मिक्स कीजिए, उसको अपनी आंखों के चारों तरफ लगाइए और धीरे 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 मसाज कीजिए। पर अगर इतनी मेहनत करके आपने डार्क सर्कल से निजात पा ली है तो फिर आप कोशिश करो कि वो दोबारा ना आए। वो कैसे कर सकते हो? एक तो आपकी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए, दूसरा अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट रखना है और तीसरा लोगों के चेहरे मोबाइल फोन में देखने की अपेक्षा लाइव देखने हैं। तो अपनी आंखों को स्ट्रेस में नहीं डालना है। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं, जिसमें पूछा गया था कि सबसे कॉमन विटामिन डेफिशिएंसीज क्या होती है और उनसे हमारे शरीर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो भारत में देखा जाए तो 2 विटामिन की डेफिशिएंसीज है, ये सबसे ज्यादा कॉमन होती है और सबसे ज्यादा नुकसान भी यही पहुंचाती है। गेस कर सकता है कोई? मैं बात कर रही हूँ विटामिन B12 की और विटामिन D की। एंड आई एम श्योर आप में से कम 70-80% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी इनके सप्लीमेंट्स लिए हुए हैं और वो ये जानते हैं कि मैं इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ। तो एक एक करके दोनों पे आते हैं। पहले हम विटामिन B12 के बारे में समझ लेते हैं। B12 की डेफिशिएंसी यूजुअली उन लोगों में देखी गई है जो वेजिटेरियन होते हैं, वीगन होते हैं, जिनके पेट में प्रोबेबली कीड़े हैं या वॉर्म इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, खाना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता उनके पेट में। इसके अलावा कुछ बहुत रेयर कंडीशंस में पेरिनिशियस अनीमिया एक प्रॉब्लम होती है, जिसमें आपके शरीर में कैल्शियम इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनता है एक ऑटोइम्यून कंडीशन के कारण। उसकी डेफिशिएंसी से B12 जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। इसके अलावा एंटासिड्स जो बहुत रेगुलरली लेते हैं, बात बात पे कैंडी की तरह एसिडिटी खाने वाले लोगों के शरीर में भी B12 की सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी देखी गई है। अब B12 की डेफिशिएंसी आपके शरीर में है या नहीं, ये कैसे पता लगाओगे? वेल, अगर आपके शरीर में B12 की डेफिशिएंसी है तो आपको हाथ पैरों में सुई चुभने के सेंसेशन, टिंगलिंग, नमनेस वगैरह हो सकता है, हाथ पैरों में सुन्ना फील हो सकता है। इसके अलावा आपको सीवियर खून की कमी हो सकती है, प्लेटलेट्स, WBC काउंट ये सब एकदम कम बनेंगे। इसके अलावा B12 की डेफिशिएंसी हार्ट अटैक के रिस्क को भी सिग्निफिकेंटली बढ़ा देती है, क्योंकि इससे होमोसिस्टीन लेवल बढ़ता है जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर है आपकी बॉडी में। और तो और आपके मुंह में छाले बहुत बनेंगे, दोनों जो आपके माउथ के कॉर्नर से वो फटे फटे रहेंगे, वहां से खून भी निकल सकता है, दर्द बहुत हो सकता है, इसको हम ग्लोसाइटिस कहते हैं। इसके अलावा आपकी भूख बहुत कम हो सकती है, तो आपका वजन भी कम होने लगेगा। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ सकती है अगर आप में B12 की कमी है तो। और इस केस में जो फीटस है उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलप होने का भी रिस्क रहता है। इन शॉर्ट, अगर आप जानना चाहोगे तो आपके शरीर में बाल से लेकर नाखून तक हर चीज के लिए विटामिन B12 बहुत जरूरी होता है, तो उसकी कमी को बिल्कुल होने ना दे। आप क्या कर सकते हैं? समय समय पर विटामिन B12 का टेस्ट करवाते रहें और अगर आपको विटामिन B12 कम दिखता है तो आप गोलियां ले सकते हैं। आपको इंजेक्शंस लेने की कोई जरूरत नहीं है जब तक गोलियां लेने के बाद भी आपका विटामिन B12 न बढ़े। साथ ही साथ खाने में विटामिन B12 जहां जहां से मिल सकता है, फॉर एग्जांपल दूध है, दही है, पनीर है, मशरूम है, स्प्राउट्स होते हैं, कुछ एल्गी है, इन सब में से थोड़ा बहुत मात्रा में B12 आपको मिल सकता है। मीट, पोल्ट्री वगैरह है तो ये अपनी डाइट में ऐड करें। तो B12 के बारे में मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया है, पर अगर डिटेल में इसको समझना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। चलिए अब विटामिन D की डेफिशिएंसी पे चलते हैं। पहले आपको जानकर ये भयंकर आश्चर्य होगा कि विटामिन D की डेफिशिएंसी 85% केसेस में इंडियन से पाई जाती है। अब उस देश में जहां भर भर के सूर्य प्रकाश है, इतनी गर्मी है कि गर्मी से आदमी बेहोश हो रहा है, उस देश में विटामिन D की भी कमी है जो कि सनलाइट से बनता है। आयरनी है पर ये सत्य है। तो आपके शरीर में विटामिन D की कमी है या नहीं है, कैसे पता लगेगा? वेल, अगर आपकी हड्डियों में अक्सर दर्द रहता है, कमर दुखती रहती है, हाथ पैर मांसपेशियों में अकड़न रहती है, दर्द होता रहता है, इसके साथ साथ आप डिप्रेस्ड फील करते हो, बहुत छोटे छोटे इंजरी से फ्रैक्चर हो सकता है, बहुत वीकनेस, थकावट रहती है, आपके हार्ट
हार्ट अटैक का रिस्क मल्टीपल टाइम्स बढ़ सकता है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी में भी इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। विटामिन डी की कमी पूरा करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। और फिर भी अगर आप जिद्दी और आपको लगता है कि नहीं मुझे विटामिन डी का सप्लीमेंट नहीं लेना है, मुझे डायरेक्टली नेचुरल सोर्स से लेना है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें डिटेल में मैंने इसके सारे रीजंस एक्सप्लेन किए हैं। आपको नेचुरल तरीके से सप्लीमेंट कैसे लेना है वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें किसी ने पूछा था कि एक नॉर्मल आदमी को कितना ग्लास पानी पीना चाहिए। अगर पानी की कमी थोड़ी सी भी आपके शरीर में होती है तो उसके लक्षण आपको दिखने लग जाते हैं, जिसको हम साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन बोलते हैं। पानी की कमी के लक्षण वाला वीडियो जरूर देखिए, 3 मिलियन लोगों ने उसको देखा और पसंद किया है। अब किस आदमी को कितना पानी पीना चाहिए, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आंसर है। आपको कितना पानी पीना चाहिए डिपेंड करता है कि आप मेल हो या फीमेल हो, आप कहाँ रहते हो, सीजन कैसा है वहां पर, आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, आपका बॉडी सरफेस एरिया क्या है, मतलब आपकी हाइट और वेट वगैरह क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इतने सारे वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। पर फिर भी अगर आप मुझसे इन जनरल पूछते हो तो अराउंड 8 से 12 ग्लास पानी का आपको जरूर लेना चाहिए एक दिन में। वैसे एडिक्वेट मार्कर क्या होता है कि आपके शरीर में पानी की कमी है कि नहीं, तो आपको अगर प्यास लग रही है तो वो एक साइन होता है। और दूसरा, यूरिन का कलर ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपका यूरिन का कलर डार्कर है, इसका मतलब शरीर में पानी की कमी है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, जिसमें किसी ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि फैटी लिवर ग्रेड 1 कंडीशन में है, क्या कर सकते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आपको लग रहा होगा फैटी लिवर इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों है। तो अगर आज के डेट में मैं 100 लोगों का रैंडमली 100 लोगों का सोनोग्राफी करती हूँ पेट का, तो 80 लोगों में फैटी लिवर दिखाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके लिवर में फैट जमा हो रहा है, और जब फैट जमा होता है तो आपके लिवर का फंक्शन जो है वो कम होने लगता है। इसके ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 और 2 जो रहते हैं वो रिवर्सिबल रहते हैं। अगर आप ग्रेड 3 और उसके बाद ग्रेड 4 में पहुंच जाते हो तो लिवर ट्रांसप्लांट लगेगा, लिवर की रिकवरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए ग्रेड 1 या ग्रेड 2 स्टेज में ही आपको फैटी लिवर रिवर्सल के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो एक छोटा सा डेटा अगर मैं आपको बताऊं कि आज की दुनिया में जितने लोगों का लिवर फेल हुआ है उसमें से मैक्सिमम लोग जो है वो NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के कारण ही लिवर फेलियर की स्थिति तक पहुंचे हैं। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का पहला चरण होता है फैटी लिवर। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि फैटी लिवर पे ना मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप जरूर देखिए ताकि आपको मदद मिल सके, आप ग्रेड 1, 2 से 3, 4 तक ना पहुंचे। तो इस पार्ट में मैं आपको सिर्फ फटाफट से ये बता देती हूँ कि कौन सी 10 खाने की चीजें आपको लेनी है और कौन सी खाने की चीजें आपको नहीं लेनी है। जो चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है खाने के लिए, जो फैटी लिवर प्रमोट करती है, वो कौन कौन सी है। तो पहले है फ्राइड फूड, शुगरी ड्रिंक्स जैसे कि कोला हो गया, कॉफी हो गई। प्रोसेस्ड मीट है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है, मतलब ब्रेड, पिज्जा, पास्ता वगैरह। ब्रेड, पिज्जा, पास्ता जो मैदे से बनने वाले आइटम है, समोसा इनफैक्ट वो भी इंक्लूडेड है इसमें। फिर फास्ट फूड है, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट, डेजर्ट जो हम लोग खाने के बाद मीठा मीठा खाते हैं, वो मेयोनीज, पैकेट स्नैक्स, ये सारी चीजें आपको खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। वो कौन से फूड प्रोडक्ट्स है जो फैटी लिवर रिवर्सल में मदद कर सकते हैं, तो ब्रोकोली और क्रूसीफेरस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें सल्फोराफेन नाम का तत्व मिलता है जो फैटी लिवर को रिवर्स करने में मदद कर सकता है। इसके साथ साथ ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स है, फैटी फिश है, एवोकाडोज है जिसमें मूफा मिलता है, ग्रीन टी है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के होते हैं। उसके बाद गार्लिक में एलिसिन है, वॉलनट, आमंड्स है, होल ग्रेन्स, बेरीज जिसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलता है, टर्मरिक में कुरकुमिन मिलता है, ऑलिव ऑयल में मूफा अगेन, और सबसे अच्छा होता है बीट, उसमें बीटेन मिलता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपके फैटी लिवर को रिवर्स करने में मदद कर सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी ने पूछा था साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको भाप लेनी चाहिए। सादे पानी की आप जितनी भाप लेंगे ये सब जो म्यूकस गाढ़ा हो गया है, घट्ट हो गया है, ये मॉइस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको साइनस मसाज करनी है दोनों उंगलियों से। आप कोई टेम्पल से लेके नाक के यहाँ तक, मैंने बताया था यहाँ ऑस्टिया होती है, तो प्रेशर से यहाँ पूरा गंदगी लानी है ताकि आप नाक से उसको बाहर निकाल पाओ। सेम आपको यहाँ से करना है, इसको हम बोलते हैं साइनस मसाज। इसके अलावा आपको भरपूर पानी पीना है, ल्यूक वार्म वाटर कम से कम 2 से 3 लीटर पीना है ताकि ये घट्ट ना हो, गाढ़ा ना हो। इसके साथ साथ सलाइन नेजल स्प्रे ले सकते हैं, बहुत दर्द हो रहा है तो पेन किलर ले सकते हैं, एंटीहिस्टामिनिस ले सकते हैं ताकि म्यूकस का सेक्रेशन थोड़ा कम हो जाए। एंटीबायोटिक आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेंगे। जब तक बुखार नहीं आ रहा है तब तक आपको एंटीबायोटिक लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ होम रेमेडीज में आप अदरक और तुलसी पत्ते का रस मिला सकते हो, उसको हल्का वार्म करोगे और शहद मिक्स करके सुबह शाम 1 चम्मच ले लोगे। साथ ही साथ हल्दी, अदरक और काले मिर्च डाल के आप दूध बना लोगे और एक टाइम कंज्यूम कर लोगे। ये सारी चीजें करने से आपका शरीर अंदर से गर्म रहेगा और आपको आराम मिलेगा। ठंड से बचना ये तो आपको मालूम ही है। और इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं वो सब डिस्कस नहीं कर सकती इस वीडियो में, इसीलिए साइनोसाइटिस पे जो मैंने वीडियो बनाया है वो वीडियो जरूर देखिए।
अगर आपको साइनस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आई अश्योर यू कि आपकी वो वीडियो देखने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी और अगली बार आपको साइनसेस ठीक करने के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पैसे बच जाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा और कोई ना कोई आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम में से जरूर होगी जिसका आंसर आपको इस वीडियो में मिला होगा। तो बस आपने अब करना ये है कि कमेंट सेक्शन में जाइए, ये वीडियो कैसा लगा ये बताइए, इसमें से कौन सा क्वेश्चन जो है उससे आपकी सबसे ज्यादा मदद हुई ये बताइए, साथ ही साथ अगले वीडियो के लिए आप क्या जानना चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि जैसे आपकी मदद हुई है इस वीडियो से उनकी भी होगी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्वेश्चन आंसर सेशन में अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।